नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आगे हेडिंग दीजिएगा समांतर रेखाएं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस हेडिंग दीजिएगा और हेडिंग देने के बाद समझिएगा। देखिए पैरेलल लाइंस क्या है, समानांतर रेखाएं क्या हैं। तो वैसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है, लेकिन कम से कम दो रेखाएं चलेंगी। वैसी दो रेखाएं, जैसे यहाँ पे एक रेखा हमने खींच दिया, इसका नाम हमने रख दिया ए बी, और एक और हमने रेखा यहाँ पे खींचा, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया मान लीजिए कि पी क्यू। समझ रहे हैं बात को आप। तो ये दो रेखाएं हैं। अब ये समानांतर कब कही जाएंगी, तो जब इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब आप समझ रहे हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री कोण बनाने वाले, 90 डिग्री कोण बनाने वाले, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वह लंबवत दूरी हमेशा एक समान होगी। यहाँ पे भी हमने एक दूरी दिखाया, एक दूरी हमने यहाँ पे भी दिखाया। देखिए इसका हम हाइट कर देते हैं h1 और यहाँ पे हाइट कर देते हैं h2। इसका हाइट माने ऊंचाई h1 और इसका h2 कर दिए। अब समझिए बात, यहाँ पे यदि यहाँ पे h1 बराबर यदि h2 है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा मतलब क्या, यहाँ भी आगे भी यदि बढ़ा दी जाए तो आगे भी लंबवत दूरी हमेशा एक समान हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। यदि ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी लंबवत दूरी मतलब सीधा डायरेक्ट 90 डिग्री बनाने वाली जो लंब होगा, इनकी लंबाई जो होगी इस तरह से, ये जो लंबाई है जिसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, ये दूरी जो है हमेशा यदि एक समान होंगी, ठीक है, हमेशा का मतलब कि यहाँ पे भी नापेंगे तो उतना ही लंबा, यहाँ भी नापेंगे तो उतना ही लंबा, यहाँ भी, और यदि इन रेखाओं को आगे तक बढ़ा दी जाए तो भी इनके बीच की दूरी भी समान होंगी, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलेंगे समानांतर रेखाएं। बातें समझ में आ गई आपको। अब लिखिएगा इसकी परिभाषा लिखिएगा हेडिंग देने के बाद, उसके बाद फिगर उगर बनाइएगा। तो चलिए लिखिए परिभाषा, बोल रहे हैं, लिखिए ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा एक समान होता है, कमा दीजिएगा। तो उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। और देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी तथा पी क्यू समांतर रेखाएं हैं। ए बी तथा पी क्यू क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि H1 बराबर H2 है। H1 बराबर H2 है मतलब क्या, ये लंबवत दूरी जो है, लंबवत ऊंचाई जो है, यानी कि लंब की जो ऊंचाई है वे क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी दोनों लंब है, दोनों की ऊंचाई एक समान है। अतः हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं,
समानांतर हैं। तो परिभाषा लिखने के बाद आप ये फोटो बनाइएगा, उसके बाद इस बात को लिख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला हेडिंग दिया गया है लंबवत रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं में समझिएगा, लंबवत रेखाएं में लंब के मतलब होता है 90 डिग्री, माने समकोण। मतलब फिगर से समझिएगा, देखिए यदि दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गई जिसका नाम हमने ए बी रख दिया, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ मिल करके, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ मिल करके 90 डिग्री के कोण बनाती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने P रख दिया, यहाँ पे हमने Q रख दिया। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब समकोण बनाती है, तो उसे हम लोग कहेंगे लंबवत रेखाएं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे लंबवत रेखाएं। तो आई बात है आपको समझ में। और इसको हम लोग सूचित कैसे करेंगे तो समझिए, इसे पी क्यू लंब ए बी, इसे पी क्यू लंब ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पी क्यू लंब ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखिए अब इसका परिभाषा। आपको बातें समझ में आ गई हैं? परिभाषा लिखिए, लेकिन लिखने के पहले एक बात और समझ लीजिए। देखिए, जो लंब होता है ना, जो 90 डिग्री बनाता है, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। जो लंब बनाया, जो 90 डिग्री बनाया, उसको पहले लिखते हैं। और जो क्षैतिज रहता है, इस तरह से आधार के काम करता है, उसको बाद में। मतलब जिस पे 90 डिग्री बनाने वाला लाइन रहेगा, उस लाइन को पहले, और जिस पे बनता है उसको बाद में, ठीक है। मतलब जो खड़ा लाइन होगा उसको पहले लिखेंगे, तब लंब के चिन्ह देंगे, और तब इसको लिखेंगे। इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। अब आप परिभाषा को लिखिएगा, तो लिखिए परिभाषा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर समकोण, उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा 90 डिग्री। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो समकोण लिखने के बाद ब्रैकेट में 90 डिग्री, ब्रैकेट बंद करने के बाद अब लिखिएगा बनाती हैं तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। अगला हेडिंग है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं इन बातों को, ठीक है। और इसके बाद परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से। तिर्यक रेखा के लिए, तिर्यक रेखा हम लोग किसको कहेंगे, तो जब कम से कम दो समानांतर रेखाएं कम से कम दो होगी तब कहलाएगी समानांतर, ठीक है। तो कम से कम दो समानांतर रेखाएं, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम दो रेखाएं होनी चाहिए, तभी तो कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं। एक रहेगा तो हम लोग तुलना कर नहीं पाएंगे। तो कम से कम दो रेखाएं होनी चाहिए, और ये दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों रेखाएं समानांतर होगी, दो से अधिक भी रेखा ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लिया, एक और ले सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। अब इन रेखाओं को कोई ऐसी रेखा जो कि इसको काटे, ठीक है, कोई ऐसी रेखा जो कि इसको काटे, ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे या फिर सीधा सीधी काट दे, मतलब इन रेखाओं को काटना चाहिए। तो ये जो काटने वाली रेखा है ना, इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या, तिर्यक रेखा। तो समानांतर रेखाओं का कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से अधिक भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम 2 से अधिक नहीं रखते हैं, 2 ही लेके चलते हैं, ज़्यादा लेंदी फिगर की आवश्यकता है नहीं। तो देखिए आपको बातें समझ में आई कि 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, कोई रेखा यदि काट रही है या
कोई रेखा यदि उसको प्रतिच्छेद कर रही है तो उसी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, उसी काटने वाली रेखा को हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा, है ना। जैसे में देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम यदि ए और बी रख दें, इस समानांतर रेखा का ए और बी, इस समानांतर रेखा का नाम सी और डी रख दें, तो इस रेखा के नाम यदि पी और क्यू रखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ए बी समानांतर सी डी। हाँ, एक बात देखिए, समानांतर को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, ए बी जो है ना, रेखाखंड ए बी जो है वह समानांतर है किसके, सी डी के, ये बात लिखा गया है। तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। आई बात है आपको समझ में? मतलब जब दो गो से अधिक समानांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो काटने वाली रेखा कहलाएगी क्या, तिर्यक रेखा। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि पी क्यू रेखा जो है इन समानांतर रेखा ए बी और सी डी को काट रही है, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या, तिर्यक रेखा, जो कि यहाँ पे यही बात लिखा गया है। तो सबसे पहले का काम आप हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देने के बाद हम परिभाषा बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, तो उस प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और देने के बाद आप इस फिगर को बनाइएगा, फिगर को बनाने के बाद इसको लिखिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब पीछे हम लोग पढ़े थे समानांतर रेखाएं, आपको याद होगा, तो समानांतर रेखाएं जब इस तरह से लिखी गई थी, ठीक है, इस तरह से दो समानांतर रेखाएं थी, ए बी था एक और एक था पी क्यू, तो वहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था कि इसको कैसे सूचित करेंगे। तो सूचित करते हैं इस तरह से, समानांतर का ये चिन्ह इस तरह से कर देंगे ना, ये समानांतर का चिन्ह हो जाएगा। मतलब रेखाओं को, समानांतर रेखाओं को हम लोग इस तरीका से सूचित करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं, तो अब आप इसको लिख लीजिए। आगे हेडिंग दिया गया है कोण, एंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब समझिए कोण क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ पे हमने यदि ए नाम रख दिया, यहाँ पे हमने बी नाम रख दिया और यहाँ पे यदि हमने पी नाम रख दिया, तो ये जो झुकाव पैदा हुआ ना दोनों के बीच, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। आई बात है आपको समझ में? यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो किरणों या दो रेखा खंडों के, ये देख रहे हैं आप किरण है, यहाँ पे हम लोग रेखा खंड भी ले सकते थे, तो हम लोग परिभाषा ये दे सकते हैं कि जब दो किरणें या दो रेखा खंडों के झुकाव से मिलने से, जब दो किरणें या दो रेखा खंड जब एक साथ मिलते हैं तो उनके मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, उसी झुकाव को हम लोग कहते हैं क्या, कोण। जब दो किरणों अथवा दो रेखा खंडों को मिलने से जब झुकाव पैदा होता है, जब झुकाव का निर्माण होता है, तो उसी झुकाव को हम लोग कहते हैं क्या, कोण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ए पी तथा बी पी, ए पी तथा बी पी कोण की भुजाएं हैं तथा और बिंदु P कोण का शीर्ष है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ए पी और बी पी जो है ना, ये दो भुजाएं हैं जिसको मिलने से कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोण की भुजाएं। और इस बिंदु P को क्या बोलेंगे,
तो बिंदु P को बोला जाएगा कोण का शीर्ष। शीर्ष उसको बोलेंगे जहाँ पे कोण के निर्माण हुआ है। आई बात है आपको समझ में, परिभाषा समझ में आया कि जब दो किरणों अथवा दो रेखाखंडों के झुकाव मिलने से जब झुकाव पैदा होता है तो उसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं क्या, कोण। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि सबसे फर्स्ट बात यह है कि कोण का नाम तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। मतलब जो कोण है, कोई भी कोण होगा तो उसका नाम हम लोग तीन प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से शुरू कर देंगे APB, हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम कोण APB, ये लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं हम लोग इधर से शुरू करके BPO, या जिस बिंदु पे कोण बना है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे इस तरीका से, ये जो L आपको दिख रहा है, L जैसा कोण को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। आई बात है आपको समझ में, मतलब कोण को L जैसा सूचित किया जाता है। कोण के नाम हम लोग तीन तरीका से लिख सकते हैं। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि जिस बिंदु पर कोण बनता है ना, उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। देखिए यहाँ पे P बिंदु पर कोण बना है तो P को कहाँ लिखा है, बीच में। यहाँ भी P को बीच में, और यहाँ पे सिर्फ उसी पॉइंट को लिखा गया, इसलिए यहाँ पे कोण बन रहा है, इसलिए सिर्फ इसी पॉइंट को लिखा गया। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि जब दो किरणों अथवा दो रेखाखंडों के मिलने से झुकाव पैदा होता है तो उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। इसको इस तरह से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ AP तथा BP जो है कोण की भुजाएं हैं और बिंदु P जो है कोण का शीर्ष है। यहाँ पे 1 नंबर दे करके रोमन अंक में लिखा गया कि कोण का नाम 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 नंबर में देखिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि कोण का मात्रक डिग्री और रेडियन, कोण का मात्रक डिग्री और रेडियन होता है ना, डिग्री और रेडियन होता है। एक कोण का मात्रक एक ग्रेड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है डिग्री और रेडियन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है कि 1 डिग्री को इस तरीका से सूचित करते हैं, हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं डिग्री। इस तरह से डिग्री को ऊपर मतलब 0 जैसा दे करके सूचित किया जाता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट के लिए यहाँ पे एक ऐसे तिरछे थोड़ा सा लाइन दिया जाता है, इसका मतलब हो गया क्या, मिनट, है ना। 1 मिनट का मतलब होता है, इस तरह से लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये 1 मिनट। जब एक लाइन ऐसे खींचा गया, इसका मतलब 1 मिनट। अब ऐसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं 1 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड, ताकि आपको समझ में आए कि ये सेकेंड के चिन्ह है ना। और एक बात आपको और याद रखना होगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले आप कोण के परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखने के बाद आप इन बातों को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक, सॉरी 2 किरणों, 2 या 2 से अधिक मत लिखिएगा आपसे। 2 किरणों अथवा 2 रेखाखंडों के
दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव प्राप्त होता है कमा दीजिएगा, उसे कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसके बाद इसको लिखिएगा। इसे इस तरह से सूचित किया जाता है। इसके बाद आप इन सभी बातों को लिख लीजिए। अगला टॉपिक है संलग्न कोण या आसन कोण, इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और समझिएगा क्या है। तो जब एक ही रेखा के या एक ही रेखाखंड के दोनों तरफ कोण बने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेखाखंड ये सी, यहाँ पे हमने ए, यहाँ पे हमने बी नाम रख दिया और यहाँ पे पी नाम रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये बात कि हाँ एक रेखाखंड है पी सी, इसके दोनों साइड इधर भी और इधर भी, नीचे भी ऊपर भी, दोनों साइड कोण बन रहा है। और इन कोणों का शीर्ष क्या है, एक ही है, पी बिंदु है। तो ऐसे बने इन दोनों कोणों को हम लोग बोलेंगे क्या, आसन कोण या संलग्न कोण। तो बात आपको समझ में आई परिभाषा से। तो यहाँ पे आसन कोण कौन कौन है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कोण APC तथा कोण BPC आसन कोण या उसको हम लोग संलग्न कोण कह सकते हैं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई कि जब एक ही रेखाखंड के दोनों किनारा कोण बने, ठीक है, और उसका शीर्ष पॉइंट एक ही हो, तो वैसे कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, संलग्न कोण या आसन कोण। तो सबसे पहले परिभाषा आप लिखिए बोल रहे हैं, लिखिए। एक रेखाखंड के दोनों ओर बने, एक रेखाखंड के दोनों ओर बने ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है, कमा दीजिएगा, संलग्न कोण कहलाता है। संलग्न कोण कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और देने के बाद इस फोटो को बनाइएगा और इसको लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब समझिए क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक यहाँ पे ये रेखा है, एक यहाँ पे ये रेखा है, तो जब दो रेखाएं जो है ना, ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इस तरह से यहाँ पे कोण के निर्माण होगा, ठीक है। तो ये जो कोण के निर्माण हो रहा है, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। यदि हम इसको एक नाम रख दें, इसका नाम 2 रख दें, इसका नाम 3 रख दें और इसका नाम 4 रख दें, तो हम लोग खूब आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण का युग्म होगा, शीर्षाभिमुख कोण का
युग्म, तो शीर्षाभिमुख कोण का जो युग्म होगा वह पहला युग्म होगा कोण 1 के बराबर। देखिए कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा। देखिए ठीक इसके सामने शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बराबर होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कब कहलाएगा? तो जब दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके साथ शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है, और शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म जो है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हम लिख रहे हैं कोण पहिल का है इसके बराबर होगा ठीक एक सामने वाला, तो है ऊपर वाला है तो एक सामने वाला कौन होगा? नीचे वाला। तो ये और दूसर का जो कंडीशन होगा दूसर का वह कोण 3 के बराबर कौन हो जाएगा? तो कोण 3 के सामने कौन है? तो 3 के जस्ट सामने कौन है? 4 है। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण का युग्म मिल जाएगा। लेकिन पहले परिभाषा लिखा जाए, उसके बाद आप इनको लिखिएगा। तो लिखिए परिभाषा, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, और खड़ी पाई देने के बाद आप फोटो बना के साथ में इसको भी लिखिएगा। अगला हेडिंग है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण का मतलब होता है, रैखिक मतलब होता है क्या? सीधा रेखा। रैखिक मतलब होता है क्या? सीधा रेखा। तो ये एक सीधा रेखा है, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं। माना हमने नाम इसका रख दिया ए और बी नाम रख दिया। तो रैखिक युग्म कोण का मतलब होता है, रैखिक मतलब सीधा रेखा, युग्म मतलब जोड़े। ठीक है, तो जब किसी सीधा रेखा के किसी भी बिंदु पर, ठीक है बात को समझ रहे हैं आप, जब किसी सीधा रेखा के किसी भी बिंदु पर, बिंदु कहीं भी यहाँ पे कहीं भी एक बिंदु हो, उस पर कोई किरण आके मिले या फिर कोई रेखाखंड आकर के मिले, ठीक है, तो इस प्रकार जो कोण के निर्माण होता है, तो ऐसे कोणों के युग्म को हम लोग बोलेंगे क्या? रैखिक युग्म कोण। बातें समझ में आई आपको? यहाँ पे आपको बातें समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि जब सीधी रेखा के, जब सरल रेखा के किसी बिंदु पर कोई रेखाखंड आकर के मिलती हैं, तो इस तरह से दो कोणों का निर्माण होता है, और वे दोनों कोण कहे जाएंगे क्या? रैखिक युग्म कोण कहे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोण APQ तथा, चाहे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हाई वाला कोण मिला के 180 डिग्री होगा। क्या है कि सरल रेखा पर बन रहा है, सीधा रेखा पर बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कोण APQ तथा कोण BPQ रैखिक युग्म कोण है। इतना बात लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर APQ और BPQ जो है कैसा कोण है? तो रैखिक युग्म कोण है। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा के किसी बिंदु पर ये जो PQ रेखाखंड है, इसको मिलने से दो कोण प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे क्या? रैखिक युग्म कोण बोलेंगे। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो परिभाषा लिखिएगा, जब किसी सरल
जब किसी सरल रेखा के किसी बिंदु से एक रेखाखंड या किरण खींची जाती है तो रैखिक युग्म कोण का निर्माण होता है। तो रैखिक युग्म कोण का निर्माण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, एक लाइन और इसी में लिखिएगा। रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है। अब इधर देखिएगा बोर्ड पे, देखिए बोला गया यहाँ पे कि रैखिक युग्म कोण जो होते हैं ना, इनका योग होता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कह सकते हैं, अतः रैखिक युग्म कोण कौन कौन से हैं, तो APQ और कौन BPQ, यही ना दो कोण है। तो कोण APQ और कौन है, कोण BPQ है ना, यही रैखिक युग्म कोण है। तो बोला गया कि रैखिक युग्म कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, योग मतलब का प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद आप इस लाइन को लिखिएगा, इसके बाद इन दोनों को लिख लेना है। अब देखिए, अब हेडिंग दिया गया है कोण के प्रकार, मतलब कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बातें की गई हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यह है न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो क्या होता है न्यून कोण, बिल्कुल इजी है। आप सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद जैसे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए परिभाषा, लिखिएगा 0 डिग्री से बड़े तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। अब देखिए बोला गया परिभाषा में ये कि 0 डिग्री से बड़े मतलब क्या, 0 डिग्री से बड़े। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वैसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, 10 डिग्री भी लिख सकते हैं, 20 डिग्री भी लिख सकते हैं, नहीं 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वह बातें 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो जैसे में इसको लिख लीजिए। अगला 2 नंबर, न्यून कोण के बाद अगला 2 नंबर है समकोण। तो समकोण किसको बोलते हैं, तो समकोण 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है। मतलब जो कोण 90 डिग्री का बन रहा है उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, समकोण बोलेंगे। तो हेडिंग देने के बाद परिभाषा लिखिए। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। और देखिए 3 नंबर होता है अधिक कोण। 3 नंबर में हेडिंग दीजिएगा अधिक कोण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो समकोण लिखने के बाद
परिभाषा हो गया। 3 नंबर में हेडिंग दीजिए अधिकोण। अधिकोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो लिखिएगा आप इसका परिभाषा, लिखिए 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े तथा 180 डिग्री से छोटे, 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पे बोला गया कि 90 डिग्री से बड़े, तो 90 डिग्री से बड़ा 91 डिग्री भी हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री भी हो जाएगा, 150 डिग्री भी हो जाएगा, 160 डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन किससे छोटा बोला गया है? तो 180 से छोटा बोला गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे क्या? अधिक कोण बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में लिखा गया है। तो आप जैसे में लिख लीजिए। अगला 4 नंबर हेडिंग दिया गया है सरल कोण, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऋजु कोण। सरल मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होते हैं। इंग्लिश भी होता है स्ट्रेट एंगल बोला गया है। स्ट्रेट मतलब क्या? सीधा, ठीक है। तो सरल कोण किसको बोलेंगे? तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोला जाएगा या ऋजु कोण बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, और सीधा लाइन पर, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो परिभाषा में लिखिएगा। आप पहले इसको हेडिंग दीजिए 4 नंबर में, सरल कोण या ऋजु कोण। हेडिंग देने के बाद लिखिएगा 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। तो ये 4 नंबर सरल कोण के बारे में हो गया। अगला टॉपिक है 5 नंबर में बृहत कोण, या उसी को हम लोग पुनर्युक्त कोण भी कह सकते हैं। इंग्लिश इसका होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। बृहत कोण जिसको पुनर्युक्त कोण के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो लिखिए परिभाषा, बस एक लाइन के है, आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगी। परिभाषा लिखिएगा, ये हेडिंग देने के बाद बोल रहे हैं 180 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से बड़े तथा 360 डिग्री से छोटे, 360 डिग्री से छोटे कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। जैसे में यहाँ पे देख लीजिएगा, बोला गया कि 180 डिग्री से बड़ा, तो 180 से बड़ा 190 डिग्री भी हो जाएगा, 200 डिग्री भी हो जाएगा, 250 डिग्री भी हो जाएगा, 300 डिग्री भी हो जाएगा इत्यादि। आई बात समझ में? मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये जो सब मान हम लिखे हैं 180 से बड़ा जरूर है, लेकिन 360 से छोटा भी है। तो इन कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे? बृहत कोण बोल सकते हैं या पुनर्युक्त कोण बोल सकते हैं। अगला पूर्ण कोण, ये जो है 6 नंबर में हो जाएगा। 6 नंबर में पूर्ण कोण। तो पूर्ण मतलब होता है क्या? पूरा। पूरा मतलब क्या है कि यदि यहाँ से चला तो घूमते घूमते फिर यहाँ पे आ गया, इसको पूर्ण बोलेंगे, मतलब पूरा हो गया। और आपको पता है कि तब यहाँ पे कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, पूर्ण कोण का मतलब ये हुआ कंप्लीट एंगल। इंग्लिश में कंप्लीट मतलब क्या? कि पूरा 360 डिग्री बन जाएगा। यानी कि 360 डिग्री के कोण को ही हम लोग कहेंगे क्या? पूर्ण कोण कहेंगे। तो परिभाषा में इसी बात को लिख लीजिए। हेडिंग दीजिएगा 6 नंबर पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, और लिखिएगा परिभाषा
360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। तो ये पूर्ण कोण आपको समझ में आया। अब इसके बाद 7 नंबर हेडिंग दीजिएगा, शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। ठीक है, तो अगला 7 नंबर हेडिंग दे दीजिए, शून्य कोण जीरो एंगल। तो शून्य कोण के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शून्य मतलब 0 डिग्री के कोण के बात हो रहा है। तो परिभाषा में इसको लिखिए। ये हेडिंग देने के बाद परिभाषा लिख लीजिए। शून्य डिग्री के कोण को, शून्य डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, मतलब 0 डिग्री के कोण को ही शून्य कोण कहेंगे। ऐसा हो गया। तो ये 7 नंबर आपका शून्य कोण हो गया। अगला टॉपिक हेडिंग दिया गया, अनुपूरक या पूरक। यहाँ पे कोण हो जाएगा अनुपूरक कोण या पूरक कोण। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अनुपूरक कहिए चाहे पूरक कोण कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और समझिए क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग, जब किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं या एक दूसरे के अनुपूरक कोण कहे जाते हैं। बातें आपको समझ में आई? यहाँ पे देखिए, समझिएगा। जैसे पूछा जाए आपसे कि 20 डिग्री के पूरक कौन होगा, तो बताइए कि 20 डिग्री या 70 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। या मान लीजिए कि 40 डिग्री और 50 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे पूछी जाए कि 20 डिग्री के पूरक कौन होगा, तब बताइए 20 में कितना जोड़ने पे 90 प्राप्त होता है, तो 70। तो 20 डिग्री के पूरक कौन हो जाएगा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के पूरक कौन होगा, तो 20 का है कि 70 में 20 जोड़ेंगे तब 90 प्राप्त होगा। उसी तरह से 40 डिग्री के पूरक कौन होगा, तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 50। अब 50 के पूरक कौन होगा, तो 50 में 40 जोड़ेंगे तब 90 होगा। ठीक है, तो पूरक का मतलब आपको समझ में आया। इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अनुपूरक कोण के लिए 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण ये हो जाएगा क्या हम लोगों का, अनुपूरक कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 43 डिग्री का अनुपूरक 43 डिग्री का अनुपूरक कोण बताएं। तो 43 डिग्री का अनुपूरक बताना है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, अनुपूरक कोण बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अनुपूरक चाहे पूरक दोनों एक ही बात है। बताने के लिए क्या करते हैं, 90 माइनस दिए गए कोण। तो दिया गया कितना है क्वेश्चन में, 43। क्वेश्चन में दिए गए कोण कितने हैं, 43। तो 90 में से 43 को माइनस करेंगे और ये बच जाएगा कितना, 47 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो बातें आपको समझ में आई, अनुपूरक क्या है या पूरक कोण क्या है। एक बार फिर से, जिन दो कोणों का योग परस्पर 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। आया बात समझ में? यहाँ पे 43 और 47 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री मिल जाएगा, और इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो हेडिंग देने के बाद सबसे पहले परिभाषा लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के
बराबर होता है वे परस्पर एक दूसरे के अनुपूरक कोण कहलाते हैं। अनुपूरक कोण कहलाते हैं। अनुपूरक कोण कहलाते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और देने के बाद इसको लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण को परिपूरक कोण भी कहते हैं या ऋजुपूरक कोण भी कहा जाता है। मतलब इनको 3 नामों से जाना जाता है, समपूरक कोण, परिपूरक कोण और ऋजुपूरक कोण के नाम से। तो जस्ट ये जैसा हम लोग अभी पढ़े अनुपूरक, ठीक अनुपूरक के तरह ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अनुपूरक में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है और यहाँ पे समपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कह सकते हैं कि समपूरक कोण बराबर समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस दिए गए कोण। ऐसा क्यों कह सकते हैं, इस बात को पहले समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे परिभाषा होगा कि जब दो गो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण परस्पर कहलाएंगे क्या, समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक कोण हो गया 70 डिग्री और एक कोण हो गया 110 डिग्री, दोनों के जोड़ा गया था, कितना आ गया 180। अब आपसे यदि ये बात पूछा जाए कि 70 डिग्री के पूरक कोण कौन होगा, तो 70 डिग्री के पूरक कोण कौन होगा, तो 110 होगा। क्यों 110 होगा, क्योंकि 70 में 110 जोड़ेंगे तब 180 आएगा। और समपूरक का मतलब होता है, चाहे परिपूरक का मतलब होता है कि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो वे दोनों कहलाएंगे क्या, एक दूसरे के समपूरक कोण। तो आपको पता चला कि दोनों के योग 180 डिग्री है, तो ये कहलाएगा इसका समपूरक और ये कहलाएगा इसका समपूरक। 70 डिग्री के समपूरक 110 को कहेंगे और 110 का समपूरक 70 को कहेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे यदि 70 डिग्री के समपूरक हमें निकालना है, 70 डिग्री के समपूरक निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से 70 घटा देंगे, बच जाएगा 110। तो आपने देखा यहाँ पे कि समपूरक निकालने के लिए 180 में से दिया गया कोण घटाया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर भी लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 70 डिग्री का समपूरक कोण 70 डिग्री का समपूरक कोण बताएं। तो 70 डिग्री का समपूरक बतलाना है तो आपको करना ये होगा कि समपूरक कोण, सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, समपूरक कोण का मतलब होता है कि 180 में से घटाएंगे किसको, तो दिए गए कोण। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 70, तो घटाएंगे तब बच जाएगा कितना 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी कहने का मतलब कि समपूरक कोण निकालने के लिए जिसका समपूरक पूछे 180 में से उसको घटा देना है, ये समपूरक का मान हो जाएगा। और यदि अनुपूरक पूछे तो 90 में से घटा देना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले का काम आप ये हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद परिभाषा लिखिए, हम बोल रहे हैं तो लिखिएगा ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है, वे परस्पर एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण
कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 70 में 7 लिखा गया था, केवल 0 छूट गया था तो 0 हम लगा दिए हैं, सुधार लीजिएगा आप भी। अब ये परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद आप इन बातों को लिख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।